जिला पुलवामा के हाजन पायन इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में एक गैर मुल्की समेत जैश मोहम्मद के तंजीम के 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों के एक ग्रुप के होने की इतला मिलने पर हाजन पायन इलाके में गुज़श्ता रात फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा कर लिया था। एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग करके मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक चली इस गोलाबारी में जैश के 4 मिलिटेंट मारे गए। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त परिचो पुलवामा के मुजम्मिल अहमद भट्ट, टेकना पुलवामा के वसीम अकरम, रहमू पुलवामा के मुजम्मिल नबी डार के तौर पर हुई है, जबकि चौथा मिलिटेंट गैर मुल्की बताया गया है। फोर्सेस के मुताबिक इस ग्रुप ने जुमे की शाम बेलो पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी, जो कि चौकस संतरी ने नाकाम बनाया था। इस झड़प में 2 रिहायशी मकान भी तबाह हुए हैं। फौज ने पुलवामा एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। फौज की आरआर 12 सेक्टर के कमांडर ने बलापुरा शोपियां में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिलने से मिलिटेंट सफों में नई भर्तियों पर रोक लगी है। ब्रिगेडियर हरबीर सिंह ने मीडिया को बताया कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता ये मिलिटेंट पुलवामा में किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे। जैश का ग्रुप था और जैसा आप जानते हैं जैश जो है फिदाई उनकी एक टैक्टिक्स है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश भी किया था और डेफिनेटली ये 4 एक जैश के आतंकवादियों को मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले 2 महीने से आप सबने देखा होगा काफ़ी इनकाउंटर्स में काफ़ी सारे आतंकवादी मार गिराए गए हैं और डेफिनेटली एक आतंकवादियों को एक बड़ा झटका इससे लगा है कि आजकल रिक्रूटमेंट में काफ़ी कमी आई है। पिछले 2 महीने से कोई रिक्रूटमेंट की सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसे कोई समाचार नहीं आया है। आतंकवाद के रास्ते पे चलने में बर्बादी के अलावा ऐसे कोई हासिल नहीं होना है। ये शायद लोगों में समझ, यंग जनरेशन में समझ आ गया शायद। हाजन पायन में इनकाउंटर के दौरान फोर्सेस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें भी हुई। मुश्तइल नौजवानों ने इनकाउंटर की जगह के नजदीक आने की कोशिश की और फोर्सेस पर पथराव किया। इस दौरान फोर्सेस ने मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कहा जा रहा है कि एक शख्स गोली लगने से जख्मी हुआ है, जिसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एनकाउंटर के बाद कस्बा पुलवामा में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को तैनात किया गया था। कस्बे की कुछ अहम चौकियों पर बंदिशें भी कायम की गई थी। कस्बे में आज तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक की नकल हरकत भी मुतासर रही, जिसकी वजह से पुलवामा में मामलात जिंदगी काफी मुतासर रही। इस दौरान पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रही। कठुआ जिले में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया है। फौज की खुफिया एजेंसी से इतला मिलने के बाद फौज और पुलिस ने गलक कठुआ के जंगलात में सर्च ऑपरेशन किया। फौज ने इस दौरान काफी मकदार में हथियार बरामद किए। इसमें 2 AK-45, एक दस्ती बम, स्नाइपर राइफल के जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फौज इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बता रही है। जम्मू में एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम बना दिया गया। जम्मू में गुज़श्ता रात एक बस स्टैंड पर हल्की नौयत का धमाका हुआ। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका खज़ मवाद सम्राट होटल के करीब रखा गया था। इस धमाके में वहां मौजूद एक लोड करियर को नुकसान पहुंचा। इस मौके पर लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वाक़े का मुहासरा किया और इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मकामी लोगों का कहना है कि हो सकता है कि शरपसंद अनासर ने बस स्टैंड के करीब वाक़े पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर कार्रवाई की होगी। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। 11 बजे का टाइम था, तो हम यहाँ पे रोटी सेक रहे थे, तो अचानक कोई बाज आई बहुत ज़ोर से, तो हमारी दुकान के ऊपर ये धमाका हुआ ये वाला। तो उन्होंने जो ग्रेनेड जो फेंका हुआ है वो जहाँ पे पुलिस की गाड़ी लगती है, उसने कोई निशाना वहाँ पे बनाया था और वो बना नहीं, वो काम नहीं वो बना। वो कोई निशाना पीछे ही वहाँ पे जो ग्रेनेड में फेंका पीछे बोर्ड के साथ लगा और पीछे भी लास्ट हुआ। गुजरात समिट 2019 में पाकिस्तान से 7 वफूद शिरकत करने वाले हैं।
اگرچہ جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیاں سمٹ کا خیر مقدم کر رہی ہیں تاہم کہیں نہ کہیں وہ اس سے ناراض نظر آ رہی ہیں۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محمد رفیع میر کا کہنا ہے کہ وہ اس سمٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم انہوں نے مرکزی حکومت پر دوہرے معیار کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہیں نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے وزیر اعظم نریندر مودی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کے رہنے والے پی ایم کو دوسری ریاستوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے وفد کو ریاست میں مدعو کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، چونکہ وہ کشمیر کے مسئلے میں ایک اہم فریق ہے۔ ایف سی آئی کے سابق صدر شکیل قلندر نے اگرچہ سمٹ کا خیر مقدم کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ جب کشمیر کے ساتھ تجارت کے راستے شروع کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت سیاست سے کام لیا جاتا ہے۔ شکیل قلندر نے کہا کہ پڑوسی کو بدلا نہیں جا سکتا، تاہم پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا ملک میں ترقی و خوشحالی کی فضا قائم کرنے کے لیے لازمی ہے۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، 5 سال کے بعد ہو رہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے کاروبار اور آپسی تعلقات سے کئی زیادہ اہم ہے۔ یہاں جو خون خرابہ ہے، بد امنی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے لیے مجھے لگتا ہے دوہرا معیار ہے۔ یہاں پہ سرکاروں کا یہ کہنا ہے، خاص کر دلی کا، کہ ٹیرر اور بات چیت اکٹھے نہیں جا سکتا ہے۔ اگر یہ گجرات میں بات چیت کر سکتے ہیں تو ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور یہاں کے خون خرابہ روکنے کے لیے کیوں بات چیت نہیں ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے دلی کا یہ ہمیشہ دوہرا معیار رہا ہے اور انہوں نے کشمیر کو ایک پولیٹیکل کارڈ بنایا ہے۔ الیکشنز پہ اور باقی اوقات جو ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکلی اپنے موٹیوز کے لیے دلی میں جتنی بھی سرکاریں رہی ہیں، مجھے لگتا ہے ریاست جموں کشمیر کو انہیں کبھی پرائرٹی نہیں دی ہے۔ یہ جو دو ان کے طریقہ کار ہیں، ایک چیز کو ایک راڈ سے ناپ لیتے ہیں، دوسری چیز کو دوسری راڈ سے ناپ لیتے ہیں۔ دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری اینڈ پرٹیکولرلی وین دا ہیڈ آف دا کنٹری از بلانگ فرام گجرات، تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ باقی ریاستیں بھی ہیں۔ خاص کر جموں کشمیر کے بارے میں ہمیشہ پاکستان ایک فریق رہا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت، اس کے ساتھ اچھے ماحول ہمیں سوٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں اور ملک کے مفاد میں بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے جس کی ہمیں شکایت ہے۔ اس کو ایک خوش آئند بات تصور کرتے ہیں، لیکن جب ہماری بات ہوتی ہے امن کی تو اس وقت سیاست کیوں مداخلت کرتی ہے؟ جی ہم بات نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ ووٹ بٹورنے کی پالیسی۔ ہمیں چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان، دیکھیے پاکستان کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں بحیثیت ہمسایہ ملک یا نیپال کو یا بنگلہ دیش کو، تو اگر یہ بدل نہیں سکتے ہیں تو ہمسایہ تعلقات جو ہے آپ کو برقرار رکھنے پڑیں گے، بلکہ ان کو ضروری ہے کہ وہ اس راستے پر لائے جہاں دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے۔ ٹریڈ سے تو پہنچے گا ہی، 3 لاکھ کروڑ کا ٹریڈ کوئی کم ٹریڈ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ٹریڈ سے اگر آپ شروعات کریں گے تو باقی جتنے بھی آپ کے پینڈنگ مسائل اور ایشوز ہیں وہ سارے آپ اس کی طرف آپ توجہ دینا شروع کریں گے اور اس میں نیگوشیٹ کریں گے آپ۔ ایم ایل اے لنگیٹ انجینئر عبدالرشید نے اتراکھنڈ میں ہلاک ہوئے اڑی سے وابستہ مزدوروں کے اہل خانہ کو قانونی مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ انجینئر رشید نے کہا کہ انہوں نے اتراکھنڈ سے ایک معروف وکیل کو ہائر کیا ہے جو متاثرہ کنبوں کی قانونی لڑائی لڑے گا تاکہ اس کمپنی سے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کو معاوضہ ملے گا جس نے ان افراد کو کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ فیملیز کو یہ آفر کر دی کیونکہ یہاں سے اتراکھنڈ جا نہیں سکتی ہیں، تو وہاں پہ ایک لیگل اسسٹنس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے ان کا، ایک اچھے وکیل اتراکھنڈ کے ہم نے ان کی سروسز لینی ہے، اور اگر فیملیز تیار ہوئی تو ہم ان کا کیس لیگلی وہاں لڑیں گے تاکہ جو فیملیز ہیں ان کو بھرپور معاوضہ ملے، جو لاپرواہی وہاں پر ہوئی ان کو سزا ملے، اور جو فیملیز ہیں فیملیز کم سے کم کمپنسیٹ ہوں، اور ہم انشاءاللہ فیملیز کی اجازت کے بعد ان سے مشورہ کر کے اتراکھنڈ کی عدالت میں کمپنسیشن کا کیس لگا دیں گے اس کمپنی پر جن کی لاپرواہی سے ہماری 8 قیمتی جانیں چلی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ریاستی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے کی عبوری امداد تو دے دی، لیکن یہ فار فلنگ ایریا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار کو چاہے کہ کم سے کم ہر فیملی کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی عبوری امداد مزید معاوضہ کی جائے۔
लेह में पुलिस की जानिब से बच्चों के लिए आइस हॉकी ट्रेनिंग का आगाज किया गया। इसका इफ्तिताह एसएसपी लेह रगन शुक्ला ने किया। शुक्ला की निगरानी में डिप्टी एसपी काजू इश्तियाक ने बच्चों को आइस हॉकी की तरबियत दी। मकामी लोगों ने पुलिस के इस कदम की काफी सताइश की। एक ही हमारा मकसद है, दैट इज पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द यूथ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, for them it is very important to be engaged in something meaningful, and what better than sports. and JK पुलिस का हमेशा ये endeavor रहता है कि sports में बच्चों को engage करे, and hoping thereafter that they bring laurels to the district, state and country also hopefully. अभी तक हमारे पास कुछ 50-60 बच्चे इनरोल हुए हैं और सारे इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे रिफ्रेशमेंट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ही प्रोवाइड कर रही है, और बच्चों में भी काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट देखने को मिला है। और हमें ये खुशी है कि ये कल से शुरू हुआ और आज बच्चे बैलेंस करके चलने के लायक हो गए हैं इस बिस्किट पे। 6 साल की उम्र में तो अक्सर बच्चे खेलकूद में ही मसरूफ रहते हैं, ताहम श्रीनगर के मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल सिर्फ 6 साल की उम्र में संतूर बजाने में महारत हासिल कर चुका है। आम तौर पर लोग इसे दुनिया का सबसे कम उम्र संतूर नवाज मानते हैं। पेश एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर की यह खास रिपोर्ट। छह साल की उम्र में संतूर बजाना कोई आसान काम नहीं है। जूनियर मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल जब अपने नन्हे हाथों से संतूर बजाता है तो साज नदियों के जैसे रवां होने लगते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल का ताल्लुक कश्मीर के शहनशाही संतूर उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल के खानदान से है। इस नन्हे संतूर नवाज को उनके परदादा का ही नाम दिया गया है। तिब्बत बकाल के दादा का कहना है कि जूनियर तिब्बत बकाल में अपने परदादा की कई सिफात पाई जाती हैं। वाकई इसने किसी के पास नहीं गया, न सीखे, किसी के पास नहीं सीखा इसने। ये अल्लाह ताला का अताई है। जिस तरह इसके परदादे को अल्लाह ताला की अताई थी, उसने भी किसी के सामने नहीं ये सीखा था। उसको भी खुद ऊपर से ही आ गया था ये रगों में। इसको भी वैसा ही हुआ। सौतार का ये होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको भी इज्जत बख्शा था। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इसको भी इसमें इज्जत बख्शेगा। जूनियर मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल के वालिद आदिल का कहना है कि काफी कम उम्री से ही जूनियर तिब्बत बकाल को संतूर से दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा कि 4 साल की उम्र में जूनियर तिब्बत बकाल का पहला एल्बम आ गया, जिसे सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने पसंद किया। अगरचे आदिल तिब्बत बकाल खुद भी संतूर नवाज हैं, ताहम उनका कहना है कि जूनियर मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल को रागों की ज्यादा समझ है। उनका ये दावा है कि इतनी कम उम्री में कोई भी बच्चा इस तरीके से संतूर नहीं बजा सकता। जब मैं इसको छेड़ता था, फिर मैंने कोशिश की मैं भी ऐसे ही बजाऊं। फिर मैं इसको कोशिश करता था, छेड़ता था। मुझे डैड बोलते थे ये इससे इसको तारे कट जाएंगे। फिर कुछ घंटों में बैज आल साहब ने ये भोपाली राग बजाई। फिर मैंने थोड़ी देर में ये वो तैयार की। बिल्कुल ये उसकी कॉपी हैं जो उसके इंटरव्यूज़ आर्काइव हैं रेडियो कश्मीर में तिब्बत बकाल साहब के। तो वो अपना बचपन उनमें बयान करते हैं कि मैंने कैसे सीखा, क्या किया। तो बिल्कुल मुझे लगता है उसका प्रैक्टिकल ये आज हमें दिखा गए हैं। खुसूसी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये वो म्यूज़िक छेड़ता है जिसकी एक अपनी शैली है। जैसा हमें कश्मीर में सूफियाना क्लासिकल म्यूज़िक है, ये वो भी बजाता है, इस पर वो बजाने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। इसी तरह हिंदुस्तान में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है।
इंडियन क्लासिकल में जब ये कुछ सुनता है उसमें रागाज होती है, यहाँ कश्मीरी सूफियाने में मुकाम्स होते हैं, तो उनको भी ये बजाने की कोशिश करते हैं। दूसरा हो गया जो यहाँ का फोक म्यूज़िक है, रीजनल म्यूज़िक है, उसमें भी अगर कोई गाना सुनता है, कोई धुन सुनता है, तो ये कोशिश करता है कि मैं संतूर पे इसको निकालूं। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत दिलचस्पी है इसको। मुझे नहीं लगता है पूरी दुनिया में आज तक इसकी एज में जो बच्चा है किसी ने संतूर बजाया होगा। रियासती कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज श्रीनगर में शेराज के गुलाम नबी गौहर नंबर की रस्म रुनुमाई तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर गुलाम नबी गौहर के अदबी कारनामों और शेराज के इस खुसूसी नंबर पर 2 मकाले भी पढ़े गए। मोहम्मद जमा आजुर्दा ने प्रोग्राम की सदारत की, जबकि कई इल्मी व अदबी शख्सियात के साथ साथ गौहर के अहल खाना भी इस तकरीब में मौजूद रहे। इंतकाल करने से पहले उनका एक मजमुआ पेश आया जो रिसर्च ओरिएंटेड है, हज़रत शेख पे वो आया, और उनका जो अंग्रेज़ी में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे 4 किताबें आईं, जिसमें सेंट्रल स्टेट हज़रत बल सेंट्रल स्टेट ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स, इंसर्जेंसी इन कश्मीर, मिलिटेंसी इन चार शरीफ, इलेक्शंस 1934 to 2003, और भी 1-2, और अंग्रेज़ी में भी उनकी एक नावल आई जो उन्होंने अपनी ही नावल अर्ग अशुद को अंग्रेज़ी में पेश किया, जो अमेरिका से पब्लिश हुई। वो ज़ात में एक अंजुमन थे, और उनकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के जितने भी पहलू हैं, इस नंबर में कोशिश की गई है कि उन सभी पहलुओं पर, उन सभी गोशों को उजागर करने की कोशिश की गई है। और इस तरह से गुलाम नबी गौहर के हवाले से जो आइंदा तहकीक होगी, जो कोई भी स्कॉलर, स्टूडेंट, अदीब या रिसर्चर उन पर लिखना चाहेगा, उसके लिए एक रेडी मेड मवाद सामने होगा शेराज़ी के इस खुसूसी नंबर की सूरत में। नाज़रीन, श्रीनगर में कल माजूर अफराद के लिए नात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। महकमा इत्तलात के ऑडिटोरियम में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस का आगाज 11 बजे दिन से होगा। और आगे बढ़ते हैं, फिक्शन राइटर्स गिल्ड और नगीना इंटरनेशनल की जानिब से आज श्रीनगर में प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी की याद में ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में प्रोफेसर हामिदी के अदबी व इल्मी कारनामों पर रोशनी डाली गई। इजलास की सदारत मोहम्मद यूसुफ डैंग ने की है। यहाँ पर आकर उनके तईं अपना खराज तहसीन पेश किया, और इस सिलसिले में हमने उनका अफसाना भी, शाहकार अफसाना यहाँ पढ़ा, और उनके कुछ गज़लें भी पढ़ी गई है। हामिदी कश्मीरी उर्दू अदब के सबसे बड़े चमकते हुए सितारा थे, और ये हमसे बिछड़ गए। इसके लिए अल्लाह ताला से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। और बहुत जल्द रियासत जम्मू कश्मीर में वाटर रेजिस्टेंट सड़कें तामीर की जाएंगी, जो कि मौजूदा सड़कों से काफ़ी पायदार होंगी। इस सिलसिले में श्रीनगर में एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इसमें तमाम महकमों के इंजीनियर्स को इस नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। रियासत के इंजीनियर्स विंग इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी गुजरात की एक निजी कंपनी से इस्तेफादा हासिल करेंगे। PMGSY के एक चीफ इंजीनियर का कहना था कि इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट करगिल में पहले ही किया जा चुका है और इसके मुस्बत नतायज सामने आए। RDA ने एक किया कि 5% ऑफ आवर रोड्स विच हम 12 ये फेज़ 12 में कर रहे हैं, तो इसमें हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। वी हैव रिसेंटली यूज्ड इट इन करगिल, तो एंड वी आर सीइंग कि इसके इफ़ेक्ट्स कैसे रहेंगे वहाँ पर, एंड सब्सिक्वेंटली दिस विल बी डन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वैली ऑल्सो। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी खूबी खासियत ये है कि ये जो है इस मिट्टी को, इसका पूरा परफॉर्मेंस, जो पानी पीने वाली तासीर है, इसको बदल के इसको ये कॉम्पैक्ट कराती है, और बाद में ये इट इज़ इंश्योर्ड कि पानी अब आपकी जो बनी हुई बेस है, ये सड़क है, उसमें जाएगा नहीं। जब पानी नहीं जाएगा तो फिर आपका जो फ्रॉस्ट का इशू है, जो बर्फ़ का इशू है, वो नहीं बनेगा।
श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज रियासती कल्चरल अकेडमी की जानिब से इस साल रमज़ान के मुतबरिक महीने की मुनासिबत से हुए नात, क़िरत और कव्वाली मुकाबलों की इनामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुकाबले में फातिह ग्रुप्स को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तलत अहमद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर तलबा ने अपना मुजाहरा पेश किया। जिनमें सलाहियतें मौजूद हैं उनको एक तो आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि अगर उनको यंग एज में हम आइडेंटिफाई कर पाए, डिस्कवर कर पाए, तो वो आगे जाकर एक कमाल करते हैं। यही एक्चुअली एक सिस्टम का, एक इदारे का, एक उस्ताद का भी और एक ऑर्गेनाइज़र का भी बुनियादी रोल यही होता है कि वो आइडेंटिफाई करके बच्चों की हौसला अफजाई करता है, फिर वो आगे जाकर खुद अपना रास्ता तलाश करते हैं। सिर्फ स्कूल तक ना महदूद रह के वो यूनिवर्सिटी में भी जाए, कॉलेजेस में भी जाए, एक अच्छा कंपटीशन हो कॉलेजेस और स्कूल के बीच में। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो भी पॉसिबिलिटी होगी, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हेल्प होगी वो करूँगा, ताकि इस तरह का माहौल हमें लगता है ख़ास करके कश्मीर वैली के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मौका मिले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, स्टेज पे आके परफॉर्म करने के लिए। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि उनके लिए कायम किए गए ट्रांजिट कैंपों में माकूल फ्लैट्स दस्तयाब नहीं रखे गए हैं। पंडित मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत ने कुछ नौमुंतखब काउंसलर्स को भी वेसू और दीगर इलाकों में फ्लैट्स फराहम किए हैं। एहतजाजी पंडित मुलाजमीन का कहना था कि कुछ अफराद को किराए पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हुकूमत मुस्तहक पंडित मुलाजमीन को फ्लैट फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत को धमकी दी कि अगर उनके लिए फौरी तौर फ्लैट्स मुहैया नहीं कराए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। 2010 में बहुत सारे लोगों को इनने यहाँ से जम्मू से लेकर कश्मीर में बसाने का जो ख्वाब दिखाया, लेकिन गवर्नमेंट वो कभी भी पूरा नहीं कर पाई। मेरा ये कहना है कि अगर तो इनके पास वहाँ एकोमोडेशन नहीं थी तो ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाने का क्या मकसद था। हमारे साथ पूरा धोखा किया गया है और हम पिछले इतने सालों से लोग रेंट पे रह रहे हैं। एकोमोडेशन का वादा किया था कि हम आपको एकोमोडेशन देंगे। 2010 से लेकर 2018 तक आज तक वो उनके वादे पूरे खोखले हैं और हमारे लगभग कोई 1400 लोग जो है रेंटेड पे रह रहे हैं, आधे शेयरिंग में रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको एकोमोडेशन नहीं दे पा रही है और बीच में वो ऐसे ऑर्डर निकालती है जिसपे हमें मजबूरन हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना है तो वो काउंसलर को ही एकोमोडेशन दे और हमें जम्मू ही वापस शिफ्ट। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि इनकी जमात असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और ये इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब के बाद राथर ने एतराफ़ किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाना एक लाहासिल अमल साबित हुआ और इसके गैर मुतवक्किल नताइज बरामद हुए। महकमे शिप व एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने किश्तवाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले में जारी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। असगर सामून ने कई महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी तलब की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे एनिमल हस्बेंड्री के लिए JKPSC ने रवां साल 200 अफराद का तकर्रुर किया। उन्होंने कहा कि आइंदा साल भी महकमे की 200 असामियों को पूरा करेगा। असगर सामून ने संग्राम बटा और हटा का भी दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। वगैरह पालने में दिलचस्पी रखते हैं हमारे किसान भाई हैं और इसके साथ साथ जो शीप यूनिट्स हैं यहाँ पर, इनकी लेबॉर्ट्रियाँ हैं, इनके यहाँ पे ये लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट है या इसके साथ साथ जो भी इनके ऑफिस हैं या स्टाफ है, इनके ऑफिसर्स, उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनके मसाइल हैं, उनको देखने के लिए किश्तवाड़ में। तकनीकी तालीम के इश्तराक से अनंतनाग के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक रोज़ा जानकारी कम काउंसलिंग वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। इस दौरान जहां तकनीकी तालीम के शोबे में नौजवानों को दरपेश मुश्किलात के हल के हवाले से बात चली, वहीं मुंतजमीन ने इस मौके पर नए कारोबारियों के लिए काउंसलिंग सेशन का भी एहतमाम किया।
यूपी के प्रयागराज में 15 जनवरी 2019 से कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से कुंभ मेले में आम लोगों को मदऊ करने के मकसद से अपनी हुकूमत के एक वजीर को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में आम लोगों को मदऊ करने की गर्ज से यूपी के वजीर ट्रांसपोर्ट स्वतंत्र देव सिंह की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जम्मू के महंत रामेश्वर दास जी महाराज भी मौजूद थे। नए साल की आमद पर सयाहती मकाम गुलमर्ग में कसीर तादाद में सयाहों की आमद में इजाफा हो गया है। दुनिया भर से सयाह काफी तादाद में गुलमर्ग आ चुके हैं। ये सयाह गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि नए साल के दिन पर वो गुलमर्ग में होंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से श्रीनगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार सयाहत के शोबे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर के डायरेक्टर बिलाल अहमद और महकमे सयाहत से जुड़े नुमाइंदे मौजूद थे। हैंडीक्राफ्ट सेक्शन जिसमें इन्होंने जोग्राफिकल इंडिकेटर्स जिस तरह कानी शाल हैं, उसमें जीआई हैं, इसी तरह जो पश्मीना, तो हम इसमें एक मैकेनिकल बेस भी ले सकते हैं कनेक्टेड विद हैंडीक्राफ्ट। कोई सहूलियात क्या क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अवेल करने का एक सेमिनार था आज, वो भी चल रहा है। इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें जो सेशंस है, हमने टूर ऑपरेटर्स को भी बुलाया है इसमें, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आउटपुट इसका बहुत अच्छा होगा।